आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। NCERT कक्षा 12 की हमारी नई सीरीज जारी है। NCERT की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के अंतर्गत आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारे आज के टॉपिक होंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और भारत और शीत युद्ध। यह आपकी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 11 से 15 के मध्य दिए हुए हैं, तो आप किताब को खोल लें यदि किताब है तो, और वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें, अंत तक सुने और आपको सारी बातें जो है एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, मेरा यह विश्वास है। तो आप वीडियो को निरंतर जारी रखें और अपनी किताब के भी पन्ने पलटते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, शीत युद्ध का दौर। हमारे आज के टॉपिक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, शॉर्ट में से NIEO नियो भी कहा जाता है। देखिए, सन 1945 से 1991 के मध्य शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध में दो गुट बनाए गए, दो महाशक्तियां थी। USA जो कि पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रही थी, और सोवियत संघ जो कि पूर्वी गुट का नेता था। ऐसे में जो राष्ट्र आजाद हुए, जो नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र हुए, उन्होंने एक तीसरी दुनिया बनाई जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। इन्हें शॉर्ट में नाम कहा गया, नाम बोले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इस तीसरी दुनिया में जो गुटनिरपेक्ष देश थे वह मूलतः काफी गरीब थे, पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे। और कोई भी देश जब कमजोर होता है, जो पिछड़ा हुआ होता है, तो उसको अपने विकास की आवश्यकता होती है। हमारा देश भारत की हम बात करें तो भारत भी सन 1947 में आज़ाद हुआ। आज हम देखें तो आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। आतंकवाद हो या हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। जब आर्थिक रूप से भी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान तो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गई है। जब आज यह स्थिति है तो सन 1947 की हम कल्पना करें। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब देश में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, निरक्षरता, बेरोजगारी, ऐसी तमाम बुनियादी समस्याएं मुंह बाए खड़े थी जिनका समाधान भारत को खोजना था। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। ब्रिटिश जो हुक्मरान थे उन्होंने भारत को जितना हो सका उतना लूटा। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कंगाल देश बन गया। तो 1947 के परिदृश्य में हमें अपना आर्थिक विकास करने की आवश्यकता थी। जब तक आर्थिक विकास नहीं होता, जब तक देश की जनता भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निरक्षरता जैसे कुक प्रथाओं से या जो समस्याएं थी उनसे मुक्त नहीं हो जाती, तब तक किसी भी देश को आज़ाद नहीं माना जा सकता। यह समस्या केवल भारत की नहीं थी बल्कि तमाम उन देशों की थी जो कि नवोदित स्वतंत्र हुए थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे। क्योंकि प्रत्येक देश किसी न किसी का गुलाम था, वो गुलामी के चंगुल से छूट रहा था। सभी देशों को अपना आर्थिक विकास करने की आवश्यकता थी, अपनी जनता को संपन्न बनाना था। जनता संपन्न होगी तभी देश विकसित होगा, तभी देश का विकास
संभव है। तो यदि हम अपना आर्थिक विकास नहीं करते तो हो सकता है कभी भी हम पुनः गुलाम बना लिए जाते, कोई भी महाशक्ति, कोई भी विकसित देश हम पर पुनः हमला करके हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा लेता। तो हमें अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। गुटनिरपेक्ष जो देश थे उन्हें अल्प विकसित देश माना जाता था, क्योंकि ये सभी देश गरीब थे, पिछड़े थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो इन्हें अल्प विकसित का दर्जा दिया गया। अल्प विकसित का मतलब होता है जिनका विकास नहीं हुआ है, जिन्हें विकास की आवश्यकता है। हम इसे विकासशील देश भी कह सकते हैं, जो कि अपना विकास करना चाहते हैं या जो कि विकास की ओर अग्रसर हैं। तो इन देशों को क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियां थी, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने कहा, जो अमीर थे, जो संपन्न थे, जो विकसित थे, उन्होंने कहा कि भाई चलिए आइए, तुम व्यापार करिए, हम आपको व्यापार के लिए सुविधाएं मुहैया कराते हैं, हम आपके अनुरूप परिस्थितियां बना देंगे। किंतु 1970 के दशक में तक आते आते ये सारी बातें खत्म हो गई। किंतु जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, इन्होंने अपने आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठाई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इन्होंने मांग उठाई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी मांगों की ओर ध्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में व्यापार एवं विकास से संबंधित एक सम्मेलन आयोजित किया। इसे अंकटाड कहते हैं। अंकटाड बोले तो UNCTD, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस, टी से ट्रेड, डी से डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संबंधी सम्मेलन 1972 में हुआ है, ये आप याद रखिएगा। तो 1972 में जब व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन आयोजित हुआ तो इसमें जो है वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करने की बात कही गई। जो विश्व में व्यापार की प्रणाली थी उसमें परिवर्तन करने की बात कही गई। इसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था टुवार्ड्स ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, अर्थात मैं हिंदी में कहूं तो एक नई विकास के लिए एक नई आर्थिक पॉलिसी की ओर, टुवार्ड्स ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई आर्थिक नीति की ओर। इस रिपोर्ट में मुख्यतः 4 बातें रखी गई और ये चारों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। इन अल्प विकसित देशों के सशक्तिकरण के लिए, इनके आर्थिक विकास के लिए ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि इस रिपोर्ट में रखी गई। तो चलिए हम देखते हैं ये 4 मुख्य बातें क्या थी। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर नियंत्रण इन अल्प विकसित देशों का होगा। पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि महाशक्तियां जो है छोटे देशों से गठबंधन करती थी। और गठबंधन क्यों करती थी? क्योंकि उनको फायदा था, इनसे खनिज संसाधन मिलते थे। देखिए, आज कोई भी देश की हम बात करें तो वो आत्मनिर्भर नहीं है। किसी न किसी वस्तु के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो महाशक्तियां थी वो इन छोटे देशों से गठबंधन करती थी और इनकी खनिज संपदा जो थी, खनिज संसाधन जो थे, उनका दोहन करती थी। पेट्रोल, डीजल या जो
ऑयल है, आयरन है, स्टील है, तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन होते थे, खनिज संसाधन होते थे, उनको ये महाशक्तियां इनसे ले लेती थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उस पर पूरी तरह से नियंत्रण इन अल्प विकसित देशों का होगा, इन छोटे छोटे देशों का होगा, जो गरीब है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनका अधिकार होगा। कोई भी महाशक्ति इनसे इनके संसाधन नहीं छीन सकती है, कोई भी इनका अधिग्रहण नहीं करेगी, इनका कब्जा नहीं करेगी। ये छोटे जो देश हैं ये अपनी इच्छा अनुसार इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, उपभोग करेंगे, और ये अपनी सुविधा अनुसार ही किसी को दे सकेंगे। कोई भी इनसे जबरदस्ती इन संसाधनों को नहीं छीनेगा। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। दूसरा पॉइंट, बाजार तक पहुंच। इस रिपोर्ट में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि इन छोटे छोटे देशों की बाजार तक पहुंच बनाई जाएगी। अब तक होता यह था कि ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे ये आपस में ही व्यापार करते थे ना, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं थे, ये इतना दूर नहीं जा सकते थे। तो अब ये हुआ कि ये जो विकसित देश हैं, जो कि डेवलप कंट्रियां हैं, उनके साथ भी व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा तो ये अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो इनके लिए बाजार तक पहुंच बनाई गई, क्योंकि विकसित जो देश थे उनको भी बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। जैसे हम मसाले, कपास और तमाम चीज़ों का जो है निर्यात करते थे। तो हम निर्यात करेंगे तो हमको इनकम होगी, हमारी आय बढ़ेगी। तो सभी अल्प विकसित देशों के लिए विकसित देशों के जो व्यापार हैं उनको करने की अनुमति दी गई कि अब छोटे देश भी महाशक्तियों से व्यापार कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनसे दोनों की ही आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होती रहेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। नंबर 3, सस्ती दरों पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना। देखिए, जो अल्प विकसित देश थे ये बेचारे गरीब देश थे, तो इनके पास टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, और किसी भी उद्योग धंधे को सुचारू रूप से चलाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। तो विकसित देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी। महंगी टेक्नोलॉजी अल्प विकसित देशों को खरीदने पड़ती थी, जिसके कारण ये खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि ये तो गरीब थे तो ये खरीद नहीं पाते थे। तो निर्णय हुआ कि जो विकसित देश हैं वो इन्हें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे, और कम दामों पर कराएंगे, कम लागत पर कराएंगे। कम लागत पर जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी तो ये गरीब देश खरीद सकेंगे, और जब गरीब देश टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। उत्पादन को वो कई देशों में बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की बात कही गई। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका। इस रिपोर्ट की सबसे चौथी और महत्वपूर्ण बात यह रही कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे वो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, या फिर WB विश्व बैंक हो, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापारिक संगठन है, उनमें इन छोटे छोटे से जो देश हैं, जो अल्प विकसित हैं, इनकी सहभागिता बढ़ाई जाएगी। इनको इन संगठनों में साझेदार बनाया जाएगा, और इन संगठनों के माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से ये ऋण ले सकेंगे, कर्जा ले सकेंगे, अपना विकास कर सकेंगे, और व्यापारिक संगठन जो है, विश्व व्यापारिक संगठन जो है, इसके माध्यम से ये अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट में रखी गई,
जो कि 1972 में आई थी। हालांकि जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उसका विकसित देशों ने, जो महाशक्तियां थी, जो बड़े देश थे, जो अमीर थे, जो संपन्न थे, उन्होंने काफी विरोध किया। सन 1980 आते आते यह भी समाप्त होता चला गया, क्योंकि विकसित देशों ने, बड़े बड़े अमीर देशों ने इसका घोर विरोध किया। इनको ये लगा कि यार ये छोटे छोटे देश जो कल हमारे गुलाम थे, जो हमारे कल उपनिवेश थे, आज ये हमारे साथ बैठ के साझेदारी करेंगे, आज ये हमारे साथ बैठ के नीतियां बनाएंगे। तो इन्होंने इसका काफी घोर विरोध किया और 1980 के दशक में यह रिपोर्ट भी धूलमूल हो गई। तो यह था हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको NIEO भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस अध्याय के अंतिम टॉपिक, जो कि है भारत और शीत युद्ध। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ये हम सभी जानते हैं। 1947 में जब आज़ाद हुआ तब विश्व में शीत युद्ध जारी था। दो महाशक्तियां एक वैचारिक द्वंद्व में उलझी हुई थी, USA और USSR। USA पश्चिमी गुट, USSR पूर्वी गुट, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों ही विश्व की महाशक्तियां थी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ रही थी, किंतु वैचारिक विचारधाराओं के कारण इनमें प्रतिद्वंद्विता जारी थी। ऐसे में भारत आज़ाद हुआ और भारत ने इन दोनों ही गुटों में ना शामिल होने का निर्णय किया। भारत ने युगोस्लाविया और मिस्र के साथ मिलकर एक तीसरी दुनिया का निर्माण किया, जिसे घाना और इंडोनेशिया ने समर्थन दिया, और इन पांचों संस्थापक देशों ने एक दुनिया बसाई जिसको गुट निरपेक्ष नाम से जाना जाता है। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, भारत गुट निरपेक्ष देश बना, तो उसको इसका क्या फायदा हुआ? भारत को जो फायदे हुए वह काफ़ी अच्छे हुए, और हम मुख्यतः 2-3 बिंदुओं में इसको समझते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्णय लेने की स्वतंत्रता। भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से उसने आत्मनिर्णय लेने की क्षमता को अपने पास रखा। देखिए, यदि भारत पश्चिमी गुट अर्थात अमेरिका के जो नाटो सीटो सेंटो है उसमें शामिल होता, तो अमेरिका कहता कि आप ऐसा करो, आप इसे मानो, इसका समर्थन करो, उसका विरोध करो, ये तमाम बातें, यानी कि अमेरिका का हम पर दबाव होता। यदि हम सोवियत संघ के गुट में जाते तो सोवियत संघ कहता कि आपको इसका प्रचार प्रसार करना है, आपको इसका समर्थन करना है, आपको ऐसा करना है, आपको उसका विरोध करना है, उस पर दबाव डालना। ये तमाम बातें, यानी कि दोनों ही जो गुट हैं वो अपना अपना दबाव, अपना अपना प्रभाव हम पर जमाने का प्रयत्न करते, किंतु हमने इन दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाने का निर्णय किया, हम स्वतंत्र रहकर। क्योंकि यदि किसी एक गुट में शामिल होते तो हम अपनी आज़ादी को खो देते, हम पुनः पराधीन हो जाते, हम पुनः इनके गुलाम बन जाते, हमें इनके इशारों पर नाचना होता। किंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्णय किया, किस देश से हमको मधुर संबंध रखना है, किसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, इसकी स्वतंत्रता हमने हमारे हाथों में रखी। भारत दोबारा गुलाम ना बने, इसका समुचित जो प्रबंध है वह हमारे नेताओं ने किया। तो भारत ने आत्म निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपने हाथों में रखा, और किसी के पास भी किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय उसके लिए सबसे बड़ा फायदा रहा, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना। नंबर 2, शक्ति से समान दूरी
और संतुलन बनाए रखना। देखिए, शक्तियों से समान दूरी बनाए रखना और दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखना, साथ ही साथ राष्ट्र हित, आत्मरक्षा, राष्ट्र की रक्षा हो सके, इसका समुचित प्रबंध भारत ने किया। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सन 1971 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से यह युद्ध हुआ था। और आपको याद होगा कि इसी पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो विश्व नक्शे पर बांग्लादेश नामक एक नया देश बना। 1971 में हुआ यूं था कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया और हमले का जवाब हमने दिया तब पाकिस्तान ने अमेरिका से सहायता मांगी। क्यों सहायता मांगी? क्योंकि पाकिस्तान जो है सीटो और सेंटो का सदस्य था, और सीटो सेंटो चला कौन रहा था? अमेरिका। याद है ना आपको, जब हमने सीटो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सेंटो पढ़ा था। सीटो बोले तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और सेंटो बोले तो केंद्रीय संधि संगठन। इन दोनों ही संगठनों का पाकिस्तान सदस्य था। तो अमेरिका से सहायता मांगी, अमेरिका पाकिस्तान की सहायता के लिए खड़ा हो गया। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो उसके गुट में है, तो उसके गुट की रक्षा करना अमेरिका का दायित्व है। अमेरिका तैयार हो गया और अमेरिका ने चीन को भी कह दिया कि तुम भी भारत पर आक्रमण करो, यदि तुम भारत पर हमला नहीं करोगे तो फिर मैं तुम पर भी हो सकता है कि हमला कर दूं। ऐसे में चीन भी तैनात हो गया भारत पर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए। अब इस परिस्थिति में जबकि भारत तीनों तरफा से घिर चुका है, तब तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ से 20 वर्षीय मैत्री संधि सन 1971 में की। सोवियत संघ से जब हमने मैत्री संधि की, तब सोवियत संघ ने अपनी जो परमाणु मिसाइलें थीं वे हमको सहायता के लिए दे दी। जैसे ही सोवियत संघ की सहायता हमको मिली तो अमेरिका पीछे हट गया। सोवियत संघ ने चीन को भी कहा कि यदि तुमने भारत पर हमला किया तो मैं उसी क्षण, उसी समय तुम पर हमला कर दूंगा। ऐसे में चीन भी पीछे हट गया। देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी ने बहुत कूटनीति से निर्णय किया और तात्कालिक तौर पर उसका हमको बहुत लाभ हुआ। जो महाशक्तियां हम पर हमला करने के लिए उतारू थी, उनको अपने कदम पीछे खींचना पड़े, और उसका परिणाम ये हुआ, सोवियत संघ से जो मित्रता की उसका परिणाम ये हुआ कि हम 1971 का युद्ध जीत गए। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, लेकिन भारत अखंड रहा और भारत इस युद्ध को जीत गया। तो हमने शक्ति से समान दूरी बनाए रखी, लेकिन उसमें संतुलन भी बनाए रखा। हम गुट में शामिल नहीं हुए, हमने मदद प्राप्त की है। और भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी से मदद नहीं लेंगे। हमने दोनों ही महाशक्तियों से सहायता लेने के लिए तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, किंतु आलोचक जो हैं वो भारत की इस गुट निरपेक्ष नीति की आलोचना करते हैं। आलोचक कहते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है यह सिद्धांत विहीन है। ठीक है ना, भारत की जो नीति है उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, वो तो मतलब की राजनीति करता है, ऐसा आलोचक कहते हैं। आलोचक कहते हैं कि भारत की जो नीति है उसमें स्थिरता नहीं है, अस्थिर है। जब चाहे तब वह किसी के साथ भी कैसा व्यवहार कर लेती है। उन्होंने भी जो 1971 की मैत्री संधि है उसका उदाहरण दिया कि देखिए, भारत ने तो सोवियत संघ के साथ संधि की है, कहाँ भारत गुट निरपेक्ष है? भारत तो सोवियत संघ के गुट में शामिल है, ये तो ढोंग करता है। भारत जो है सोवियत संघ का अंग है, ये तो दिखावे के लिए ढोंग करता है कि हम गुट निरपेक्ष हैं, ऐसा आलोचक कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि हमने जो
मैत्री संधि की थी 1971 में रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ, वह आत्मरक्षा के लिए की थी, राष्ट्र हित में की थी। यदि हम संधि नहीं करते, यदि हम समझौता नहीं करते, यदि हम सोवियत संघ के साथ हाथ नहीं मिलाते, तो हम युद्ध में हार जाते। हमने हमारे राष्ट्र हित की रक्षा के लिए उससे संधि की है, उसके गुट में हम शामिल नहीं हुए। हम सोवियत संघ के गुट में शामिल कदापि नहीं हुए हैं, हम सोवियत संघ का अंग नहीं बने हैं। हमने केवल सहायता ली है, वो भी हमारी आत्मरक्षा के लिए। किसी भी गुट में शामिल होना का मतलब होता है उस गुट का पिछलग्गू बनना। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बने हैं, हमने अपनी आवश्यकता अनुसार जो है वह इन महाशक्तियों से सहायता ली है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो, अन्य दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर करो। आप अपना सपोर्ट मुझे करो। यदि आप मुझसे आज पहली बार जुड़े हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, है ना, और घंटी का बटन अवश्य दबा दो ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। अब बच्चों कॉपी पेन उठाओ और प्रश्नों को नोट करो। इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। हमारा आज का पहला प्रश्न है, UNCTD का पूरा नाम क्या है? UNCTD का पूरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, संयुक्त राष्ट्र ने व्यापारिक विकास संबंधी सम्मेलन कब आयोजित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार विकास संबंधी सम्मेलन कब आयोजित किया? प्रश्न क्रमांक 3, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, WTO का पूरा नाम बताइए। WTO का पूरा नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 5, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? प्रश्न क्रमांक 6, भारत ने किस देश से सन 1971 में मैत्री संधि की? भारत ने किस देश से सन 1971 में मैत्री संधि की? आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.